गुड मॉर्निंग भैया। भैया 11th क्लास है, 12th वाला कोई गलती से जुड़ा हो तो देखना भैया, क्योंकि आज हमने 11th का टाइम थोड़ा जल्दी कर दिया। पहले टाइम था भैया 10:15। अब भैया 8:10 पे स्टार्ट कर दिया, हालांकि अभी तो 8:20 हो गए। कोई बात नहीं, 10 मिनट 50 मिनट ही पढ़ाएंगे, फिर 9-10 तक पढ़ाएंगे। भैया केंद्रक चल रहा है, केंद्रक। पहले तो बता दो आवाज आ रही नहीं आ रही है, हाथ खड़ा करके बता दो भैया। हाथ खड़ा करके बता दो आवाज आ रही है। ठीक है भैया। अब भैया केंद्रक चल रहा है, केंद्रक। अब एक चीज बताना भैया, केंद्रक की संरचना समझा दी थी, देखो मैंने आओ क्या क्या बताया था भैया। केंद्रक के अंदर बाहर केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली भी भैया डबल होती है। ये केंद्रक झिल्ली डबल होती है भैया, और इसके बीच बीच में हमने ऐसे छिद्र बनाए थे भैया। संरचना पढ़ा दी, तो बस 2 मिनट में बोल करके हट जाएंगे, अपने इसको बाकी आगे की बात करेंगे। ये केंद्रक झिल्ली डबल हो गई, बाह्य केंद्र की और आंतरिक केंद्र की झिल्लियां हो गई। तो भैया बाह्य केंद्र की आंतरिक केंद्र के झिल्ली, उनके बीच में होता है भैया केंद्रकीय अवकाश, परिकेंद्रकीय अवकाश, और ये होते हैं भैया बीच में रंध्र। ये केंद्रक झिल्ली हो गई, और अंदर भरा हुआ द्रव, देखो ये बाहर क्या है, पूरा केंद्रक झिल्ली, और इसमें छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र। अंदर भरा हुआ द्रव है भैया केंद्रक द्रव्य है। पूरा डायग्राम मैंने अच्छी तरह से बना के समझाया था भैया परसों। इसके अंदर एक कण पाया जाता है भैया, इस कण का नाम है केंद्रिका। केंद्रक में 4 तो चीजें, एक केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, और गुण सूत्रों का जाल पाया जाता है। गुण सूत्रों का जाल, जैसे हमारे अंदर 23 जोड़े 46 गुणसूत्र हैं, तो भैया उनका जाल पाया जाता है, जिसे कहते हैं भैया गुण सूत्र जालिका। ये गुण सूत्र जालिका यानी कि क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन। 4 ही चीजें होती है भैया, बाकी इनका विस्तार बताया था मैंने आपको। अब भैया ये जो बताया कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, देखो किसी केंद्रक में 4 चीजें, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, गुणसूत्र जालिका यानी क्रोमेटिन, यही बता रहे हैं। और भैया इसमें जो गुणसूत्र जालिका होती है ये इतनी ज्यादा कुंडलित रहती है, इस तरह से ये कुंडलित रहती है भैया। इसमें क्या है, 2 तरह के क्षेत्र दिखाई देते हैं भैया। यदि इस केंद्रक को, एक रंग होता है एसीटोकार्मिन, यदि इस केंद्रक को हम एसीटोकार्मिन डाल दें इसके ऊपर, एसीटोकार्मिन ये वाला रंग डाल दें, तो भैया केंद्रक में गुणसूत्र जालिका में 2 क्षेत्र दिखाई देते भैया, एक तो गहरा और एक हल्का। अब देखो ये तो दिखाई दे रहा है भैया गहरा, और ये दिखाई दे रहा है हल्का। अरे भैया एक ये देखो, ये डार्क दिख रहा है, ये वाला गहरा। ये दोनों में अंतर भी बताता है। ये डार्क वाला जो है ये तो है भैया हेटेरोक्रोमेटिन, डार्क वाला है हेटेरोक्रोमेटिन, और हल्का वाला है यूक्रोमेटिन। भैया रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये 2 वर्ड बहुत खास है। क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आनुवांशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताओ भैया, जेनेटिकली कौन इंपॉर्टेंट है? अरे जिसमें डीएनए होगा। डीएनए किसमें होगा? मैंने भैया बालों में रंग लगाया, तो बालों में रंग लगाया ना भैया, रंग वहीं चढ़ता है जहां प्रोटीन हो। तो भैया गहरा रंग वही होगा जहां प्रोटीन होगा, यानी ये है प्रोटीन वाला। क्रोमेटिन जालिका में जो गहरा रंग दिखाई दे रहा है, ये गहरा रंग, ये गहरा रंग क्या है भैया? प्रोटीन वाला है, नाम है हेटेरोक्रोमेटिन। इसमें प्रोटीन ज्यादा है। अरे प्रोटीन आनुवांशिक थोड़ी ना है, तो भैया आनुवांशिक दृष्टि से ये प्रोटीन से बना हुआ हेटेरोक्रोमेटिन महत्वपूर्ण नहीं है। और जिसके आगे यू लग रहा है, यू पूरी बायोलॉजी में चल जाओ, यू का अर्थ है सुविकसित, और क्रोमेटिन मतलब डीएनए।
तो भैया ये बना है डीएनए से। ये हल्के रंग का है, डीएनए के ऊपर रंग नहीं चढ़ता भैया, कम चढ़ता है। गहरे रंग का होगा तो हेटेरोक्रोमेटिन, प्रोटीन से बना है, कलर तो प्रोटीन पे ही चढ़ेगा। तो बताओ भैया आनुवांशिक दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है? यूक्रोमेटिन, हल्के रंग का है, डीएनए से बना है। अब जान देना नई चीज, इस केंद्रक जो होता है, जो कोशिका नहीं दिख रही हमारे को, उसके अंदर केंद्रक दिख रहा है भैया। और केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है ना, ये गुणसूत्र जाली का ये गुणसूत्र, ये होता है भैया 2 मीटर लंबा डीएनए होता है इसके अंदर। अरे यार 2 मीटर का क्या, जितना पूरा बोर्ड बता रहा हूं भैया, 1 मीटर इतना और फिर 1 मीटर और इतना, यानी इतना बड़ा। अरे भैया इतना बड़ा डीएनए कोशिका में, कोशिका तो दिख ही नहीं रही है, कैसे समाएगी बताओ। तो भैया ये जो डीएनए होता है भैया 2.24 मीटर, असली लंबाई बता रहा हूं भैया, 2.24 मीटर लंबाई का होता है डीएनए। हमारी कोशिका की बात करें भैया, लंबाई का डीएनए, अपनी एक कोशिका जो दिख नहीं रही है, अरे आरबीसी छोटी सी, 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे समाया। तो भैया इस डीएनए जो होता है, इस डीएनए के ऊपर जो ऋणावेश पाया जाता है, इस डीएनए के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए, इस ऋणावेश को उदासीन करने के लिए एक प्रोटीन होता है भैया, हिस्टोन प्रोटीन। और हमारी किताब में हिस्टोन के लिए देखा है भैया इतर प्रोटीन, इतर, ये पाए जाते हैं। इतर का अर्थ है हिस्टोन के अलावा प्रोटीन, और इंग्लिश में बोलते हैं भैया NHC, या भैया नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल दो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो भैया डीएनए की लंबाई कितनी है? हमारी एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.24 मीटर, एक कोशिका में। और भैया लंबाई इतनी है, अब डीएनए के ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। अब बताओ इस ऋणावेश को उदासीन कैसे करेंगे? इसको उदासीन करेंगे हिस्टोन प्रोटीन से। उदासीन करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन और साथ में इतर प्रोटीन। इतर का अर्थ है हिस्टोन के अलावा। अभी नहीं बताऊंगा तो शाम को पूछने लग जाओगे वापस, क्योंकि डेली की भैया 5-7 बजे तो पूछने ही है। तो भैया ये इतर प्रोटीन होता है, ये दोनों मिलकर के डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करके इतना छोटा कर देते हैं। देखो 2.24 मीटर लंबा, इसको कुंडलित कर दिया भैया, कुंडलित करके बहुत छोटा कर दिया ये डीएनए। अरे डीएनए लंबा था 2.24 मीटर का, उसको छोटा करके क्या कर दिया? कुंडलित। और इसके फिर बाद में क्या करा? कोशिका के अंदर, देखो ये पूरी कोशिका के केंद्रक में समावेशित हो गया, पैकिंग कर दी, पैकिंग संवेष्टन। और इस संवेष्टन क्रिया को आप एनसीईआरटी के 8वें लेसन में पढ़ना भैया, दे रखा है क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो अपन भी 12th में पढ़ेंगे ना भैया, सारी बातें जो है इसमें थोड़ी ना आएगी। 12th या 12th की जगह पे भैया फर्स्ट ईयर करेंगे, हो सकता है 11th के बाद बोर्ड कर दें, अगले साल 12th रहे नहीं। कुछ भी यार, कुछ भी पता नहीं इनका राजस्थान बोर्ड वालों का। वैसे तो क्या है, अब राजस्थान बोर्ड में तुम्हारे फायदा ये है कि एनसीईआरटी वे जो सीबीएसई वाले पढ़ेंगे, आज से 3 साल भी वैसे ही था। अब हमारे को नुकसान नहीं है भैया, एनसीईआरटी तो बहुत मस्त है। हर वर्ड याद रखो ना यार। डीएनए की लंबाई एक कोशिका में 2.24 मीटर। भाई इसको तो रटंत कराऊंगा, भले आप कितना ही बोर हो रहे हो, लेकिन रटंत करवाएंगे अपन। 15% ज्यादा पढ़ना पड़ेगा भैया। हालांकि अब तो एनटीए करवा रहा है, तो पहले बोलते थे भैया फिजिक्स केमिस्ट्री में बाहर से आता है। अब सब पेपर देखा मैंने पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भैया एनसीईआरटी। जब भी तो देखो ना, जहाँ 570 नंबर पे एडमिशन हो रहा था, अब 670 पे पहुंच जाएगा पूरा एनसीईआरटी में। इसलिए कह रहा हूँ एक्स्ट्रा के चक्कर में ना पढ़ो। जो एनसीईआरटी पेपर उठा के देख लो यार, पेपर में कोशिका पढ़ा है तो पूरा तुम्हारे को सब आता है। तो भैया देखो डीएनए की लंबाई 2.24 मीटर, ऋणावेश को उदासीन करने के लिए हिस्टोन और इतर प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन NH ये प्रोटीन है। और ये क्या करेंगे? डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करके इतना छोटा कुंडलित कर दिया कि अब वो हमारे को कोशिका के केंद्रक में दिख रहा है, या केंद्रक में समावेशित हो गया।
तो इसे कहते हैं पैकिंग या संवेष्टन। तो भैया डीएनए का संवेष्टन कहाँ पढ़ेंगे? 12th में, किताब में लिखा हुआ है क्लियर। कोई बात नहीं भैया। इसके अंदर गुणसूत्र जाली का कितने गुणसूत्र बताए थे भैया? मनुष्य के अंदर 46, सभी में अलग अलग होते हैं भैया। अब हमारे यहां से टॉपिक चेंज हो रहा है भैया। केंद्रक पूरा हो चुका है और केंद्रक के बाद में क्या पढ़ेंगे? अब केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भैया। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया? गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान देना भैया। इसका स्क्रीनशॉट तो उसी दिन ले लिया था भैया अपन ने, तो बार बार स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो है ही नहीं। केंद्रक के बारे में तो थोड़ा सा ऐसे ही रिपीट किया हुआ है, मजे लेने, थोड़ा सा ही बताना था मेरे को। संवेष्टन क्या होता है, जिसके अंदर क्लास 12 में पढ़ेंगे। फिर नहीं पढ़ाता तो आपका क्वेश्चन आता है सर इतर प्रोटीन क्या होता है? डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने के लिए मेन प्रोटीन कौन सा भैया? हिस्टोन। और हिस्टोन के अलावा कौन सा होता है? इतर। इतर, इतर मतलब हिस्टोन के अलावा, ऐसे प्रोटीन को कहेंगे भैया इतर प्रोटीन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भैया गुणसूत्र की संरचना पढ़ने जा रहे हैं भैया। गुणसूत्र की संरचना कैसी होगी वो ध्यान देने वाली बात है भैया, अच्छी तरह ध्यान देना। तो टॉपिक का नाम है भैया क्या? टॉपिक का नाम है भैया गुणसूत्र पढ़ेंगे। अब देखो बोर्ड को सैनिटाइजर लगाने से कितना मस्त हो जाता है, हो गया ना मस्त। अब ध्यान देना भैया, टॉपिक का नाम गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम भैया ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलेगा, वही 10-15% एक्स्ट्रा। बाकी मेन तो देखो एनसीईआरटी अपने नोट्स बहुत इनफ है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 साल 15-20 साल के क्वेश्चन करो, अब तो पूरा एनसीईआरटी में से ही है। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो बोले आप, बाकी 90 में से एक क्वेश्चन गणेश जी के चढ़ा देंगे, बाकी पूरे अपने आएंगे। समझोगे तो भैया फायदे में हो। तो देखो भैया गुणसूत्र जो है भैया, इसको सबसे पहले जो देखा था ना भैया, गुणसूत्रों को देखने वाला वैज्ञानिक था भैया स्ट्रॉसबर्गर। गुणसूत्र को देखा था किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। तो भैया स्ट्रॉसबर्गर ने देखा, स्ट्रॉसबर्गर ने देखा गुणसूत्र को देखा किसने था भैया? स्ट्रॉसबर्गर ने। और फिर बता रहे भैया इनको एक वैज्ञानिक आया भैया डब्ल्यू वाल्डेयर। डब्ल्यू वाल्डेयर ने इनको नाम दिया था भैया क्रोमोसोम। देखा किसने था भैया? स्ट्रॉसबर्गर ने। और वो डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम। तो भैया वो दोनों में बहुत अंतर है। क्वेश्चन में यही तो गलत करते हैं, पूछेगा भैया नाम किसने दिया, तो हमारे को दिमाग में रहेगा स्ट्रॉसबर्गर। मेन फेमस नाम डब्ल्यू वाल्डेयर है भैया। गुणसूत्रों को क्रोमोसोम नाम किसने दिया? डब्ल्यू वाल्डेयर ने। ठीक है, अब ध्यान देना भैया, आपने समसूत्री विभाजन पढ़ा है भैया? मेरे को पता पढ़ा है समसूत्री विभाजन। अब यह समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं बता रहे भैया। एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज, अरे एक पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, एक होती है एनाफेज, एक होती है टीलोफेज, और इन सबसे पहले होती है भैया इंटरफेज। अरे समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं बढ़ रहे हैं। इंटरफेज यानी अंतरावस्था। यदि आपको गुणसूत्रों का जाल देखना है, गुणसूत्रों का जाल, क्रोमेटिन जाली का, तो भैया उसमें वो होता है इंटरफेज में। यानी इसमें तो आपको क्या दिखाई देगी भैया? गुणसूत्र जाली का। यदि आपको गुणसूत्रों को स्पष्ट देखना है,
गुणसूत्रों की आकृति देखनी है तो उसके लिए भैया मेटाफेज है। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देंगे, स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई देंगे मेटाफेज में, और गुणसूत्र की आकृतियां भी दिखाई देगी। तो भैया देखो, गुणसूत्रों को नाम देखा किसने था, स्ट्रॉसबर्गर ने, फिर क्रोमोसोम नाम दिया वाल्डेयर ने। अब यदि आपको गुणसूत्रों का जाल देखना है, गुणसूत्र जाली का, तो भैया इंटरफेज अवस्था, ये लेसन नंबर 10 कोशिका विभाजन का है, वहां पढ़ेंगे पूरा। लेकिन अभी इतना याद रखना है, यदि गुणसूत्र जाली का देखनी है तो इंटरफेज, इंटरफेज अवस्था में, और गुणसूत्र स्पष्ट देखना है, गुणसूत्र की आकृति देखनी है, तो उसके लिए मेटाफेज। तो हमारे सामने भैया देखो दो चीजें, स्पष्ट सी बात बोली। अब दो चीजें कौन कौन सी भैया वो ध्यान देना भैया इसके अंदर। देखो सामने क्लियर दिख रहा है भैया, यदि देखो गुणसूत्र क्या हो गए, इंटरफेज अवस्था में तो जालिका के रूप में, और मेटाफेज अवस्था में कैसे होते हैं भैया, स्पष्ट, और गुणसूत्र की आकृतियों का अध्ययन करेंगे भैया। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आएगा, गुणसूत्र की संरचना व आकृतियों का अध्ययन करने के लिए कौन सी अवस्था कोशिका विभाजन की, मेटाफेज अवस्था, मध्य अवस्था, ये बताया भी इसके अंदर। अब बताएंगे भी, ये तो सामान्य से पॉइंट बताया भी, ये पहला स्टार हो गया, ये दूसरा स्टार, फिर ये बताया भी इसमें ये पूरे दोनों नाम। अब गुणसूत्र की संरचना समझने जा रहे हैं भैया, उस संरचना को देखना भी है इसके अंदर। यहाँ पहले थोड़ी सी खास बातें और करेंगे, उसके बाद सारी बातें हो जाएगी। बड़े फिर सुन लो यहां तक। देखो गुणसूत्रों को देखा किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने। अरे भैया कोशिका के अंदर केंद्र, इस केंद्र के अंदर गुणसूत्र का जाल पाया जाता है। इनको देखा किसने था, स्ट्रॉसबर्गर ने। इनको गुणसूत्र को नाम किसने दिया, वाल्डेयर ने, डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। गुणसूत्र जाल के रूप में कब होता है, इंटरफेज अवस्था में। और गुणसूत्र स्पष्ट कब होते हैं, आकृतियां कब स्पष्ट होती है, तो भैया मेटाफेज अवस्था में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार आया मतलब नीट के अंदर, तो गौर करें भैया आप इसके अंदर। यहां तक का मिटा देता हूं भैया, कोई दिक्कत हो देख लेना भैया, क्योंकि अब अपन संरचना पढ़ने आ रहे हैं। गुणसूत्र की संरचना कैसी होगी वो पढ़ने जा रहे हैं भैया। अब बोर्ड पे पूरा ध्यान देना भैया, नहीं तो क्या बिल्कुल गड़बड़ कर दोगे तुम। गौर करना भैया, देखो एक गुणसूत्र बता रहा हूं, बताओ कौन सी अवस्था, मेटाफेज अवस्था, उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो एक गुणसूत्र होता है, देखो ये बीच में बता रहा हूं भाई, यहां पर ये बताया मैंने सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में बीच में पाया जाता है सेंट्रोमियर। उसके बाद भैया देखो ध्यान देना, इसमें यहां बता रहे हैं, इसमें ये इस तरह से प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर इस तरह से बताएंगे भैया, इस तरह की भुजाएं पाई जाती भैया। ये इस तरह की भुजाएं पाई जाती है। अब प्रत्येक गुणसूत्र के बीच में तो है भैया सेंट्रोमियर, और ऊपर जो भुजाएं पाई जाती है भैया, इनको कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र या इनका नाम है क्रोमेटिड। अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड, और बीच में सेंट्रोमियर। बताओ देखो ये अर्ध गुणसूत्र बता रहे भैया, ये आधे गुणसूत्र ऊपर है आधे नीचे। एक ही गुणसूत्र की बात कर रहा हूं भैया, गुणसूत्र का आधा भाग, गुणसूत्र का आधा भाग कहलाता है अर्ध गुणसूत्र, और ये नीचे आधा भाग है, और इसे कहते हैं क्रोमेटिड। और बीच में जहां जुड़ते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के ऊपर भैया यहाँ पर ये कण पाए जाते हैं, ये वाले।
इनका नाम है काइनेटोकोर। अब आप यदि एनसीईआरटी में देखोगे ना तो वहां कैसा दे रखा है, थोड़ा देखना भैया। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ये सेंट्रोमियर तो दिखाया ही नहीं, ऐसे दिखा रखा है भैया, इस तरह से। मतलब सेंट्रोमियर की जगह उसने रखा है काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर कहाँ होता है, सेंट्रोमियर पे ही होता है। तो भैया इसको अपन क्या है, और इसमें चारों तरफ जो होता है इसको ऐसे ही रहने देते हैं जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है भैया। तो प्रत्येक गुणसूत्र में दो भाग होते हैं, दो भाग, गुणसूत्र के दो भाग आधे आधे, उनका नाम है भैया अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड। जहां से इनको जोड़ता है वो काइनेटोकोर। ऐसा डायग्राम दे रखा है भैया। अब मैं इसका ना स्पष्ट, अपनी किताब में तो ऐसे दे रखा है एनसीईआरटी में, अब इसको स्पष्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना भैया बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जो बनाने जा रहा हूं ना क्वेश्चन उसी के ऊपर आते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर ये तो किताब जैसा बना दिया और क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुए। अब भैया मैं इसको ना ऊपर वाले आधे टुकड़े को अलग, इसको अलग बना रहा हूं भैया। एक गुणसूत्र की संरचना बता रहा हूं, देखो प्रत्येक गुणसूत्र में देखो, एक तो ये अर्ध गुणसूत्र बताया भी इतना, ये गुणसूत्र की एक भुजा अर्ध गुणसूत्र, ये यहां पर दूसरी भुजा बता रहे भैया, देखो इस तरह से, ये दूसरा अर्ध गुणसूत्र, यानी ये भी अर्ध गुणसूत्र है भैया। तो देखो प्रत्येक गुणसूत्र में कितनी भुजाएं होती है भैया, दो भुजाएं होती है जिन्हें अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की दो भुजाएं, दो भाग क्या कहलाते हैं, अर्ध गुणसूत्र। ये दोनों अर्ध गुणसूत्र, ये वाला और ये वाला। छोटा बराबर बराबर बना दो, छोटा बड़ा बना दो, बराबर बना दो। और जहां बीच में जुड़ते हैं भैया, देखो इनमें क्या, ये बीच में खाली ये दिख रहा है ना भैया, बीच में थोड़ा संकीर्ण भाग दिख रहा है, ये एक भुजा दूसरी भुजा, दो अर्ध गुणसूत्र। बीच का जो खाली स्थान है भैया, यहां से लेके यहां तक, इसका नाम है भैया प्राथमिक संकीर्णन। इसका नाम है प्राथमिक संकीर्णन। सभी गुणसूत्रों में होता है, सभी गुणसूत्रों में दो भुजाएं होती है, अर्ध गुणसूत्र दो भुजाएं, बीच में संकीर्ण क्षेत्र प्राथमिक संकीर्णन। और इसी जगह पाया जाता है भैया इसमें, यहां पर ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है भैया। गुणसूत्र की दो भुजाओं के मध्य पाए जाने वाला संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक संकीर्णन। और यहाँ क्या पाया जाता है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है। और इसी सेंट्रोमियर के ऊपर एक छोटा सा कण बता रहे भैया, इसका नाम होता है काइनेटोकोर। अरे भैया गुणसूत्र में कितनी भुजाएं, दो, दो ये दो अर्ध गुणसूत्र, दोनों के बीच में संकीर्ण क्षेत्र होता है प्राथमिक संकीर्णन। और इसका नाम भी है, इसमें प्राथमिक संकीर्णन में एक कण पाया जाता है सेंट्रोमियर। फिर सेंट्रोमियर के ऊपर एक छोटे सा कण और होता है काइनेटोकोर। वो जो काइनेटोकोर वहां दे रखा था वो वाला। अब प्रत्येक गुणसूत्र के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है भैया, इसका नाम है भैया पेलिकल झिल्ली। जहां पे पेलिकल झिल्ली आ गई वहां पर उसका आकार निर्धारित हो गया। गुणसूत्र की दोनों भुजाओं के बाहर झिल्ली पाई जाती है, पेलिकल झिल्ली, यानी इसका आकार निर्धारित हो गया। फिर भैया गुणसूत्र के अंदर जो होती है दो धागे समान संरचनाएं पाई जाती है। देखो ये धागे समान संरचना ऊपर से लेके नीचे तक दोनों भुजाओं में है भैया एक साथ। देख लो भैया कोई समस्या हो तो यहाँ तक धागे समान संरचना ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जा रही है। इन धागे समान संरचनाओं को कहते हैं भैया दो है भैया, ये दो क्रोमोनिमा। अरे दो धागे पाएंगे अंदर, देखो ये दो धागे, इनका नाम है क्रोमोनिमा। और भैया यदि ये संयुक्त होते हैं तो इनके संयुक्त अवस्था को कहते हैं भैया क्रोमोनिमेटा।
संयुक्त होने पर क्या नाम है? क्रोमोनीमेटा। अरे क्रोमो यानी रंग, नीमा यानी धागे। तो गुण सूत्र के अंदर क्या है भैया? दो हैं, दो धागे हैं, रंग बिरंगे धागे हैं। क्रोमो यानी रंग, नीमा यानी धागे। तो भैया ये दो देखो, पहले तो गुणसूत्र में कितनी भुजाएं होगी भैया? ये पहली भुजा अर्ध गुणसूत्र, दूसरी भुजा अर्ध गुणसूत्र। एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड होते हैं। फिर दोनों के बीच में एक संकीर्ण स्थान होता है, प्राथमिक संकीर्णन, जहाँ क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर कौन सा कण होता है? काइनेटोकोर। फिर गुणसूत्र के अंदर कितने धागे होते हैं भैया? दो धागे होते हैं, दो क्रोमोनिमा। दोनों संयुक्त हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्रोमोनीमेटा। बड़े अब ये जो क्रोमोनिमा होती है इसके ऊपर कण पाए जाते हैं, रंग बिरंगे कण पाए जाते हैं भैया। ये देखो रंग बिरंगे कण, ये रंग बिरंगे कण होते हैं। तो भैया ये रंग बिरंगे कण बता रहे भैया अपन। ये रंग बिरंगे कण बना दिए भैया हमने। अब क्रोमोनिमा, दोनों दो क्रोमोनिमा, उनको संयुक्त रूप से क्रोमोनीमेटा कहते हैं। और उसके अंदर कण पाए जाते हैं भैया, ये कण, इनका नाम है भैया क्रोमोमियर। बहुत सारे होते हैं क्रोमोमियर, ये इनका नाम है भैया वर्णकणिका। क्रोमो यानी रंग बिरंगे, मियर यानी कण, तो नाम क्या भैया? क्रोमोमियर। क्रोमोनिमा रंग बिरंगे धागे, क्रोमोमियर रंग बिरंगे कणिकाएं। और इन्हीं कणिकाओं के अंदर भैया, ये कणिकाओं के अंदर एक डार्क पॉइंट कर रहा हूं भैया। देखो ये डार्क पॉइंट, ये जो डार्क पॉइंट होता है भैया, इसका नाम है भैया जीन। इस डार्क पॉइंट, देखो ये इस तरह बताया भैया हमने, ये जो डार्क कर रखा है, ये जो हमने बड़ा बनाया, ये तो है क्रोमोमियर। और इसके अंदर एक कण पाया गया डार्क, ये होता है भैया इसके अंदर जीन। अब याद करो जीन कहाँ होता है? बताओ जीन क्या है? पहले कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमा के अंदर कण क्रोमोमियर, क्रोमोमियर के अंदर क्या है भैया? जीन। और जीन बराबर होता है भैया डीएनए का अंश। कोई पूछे डीएनए क्या होता है? और जीन क्या होता है? डीएनए का अंश। और डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। देख लो भैया, इसी गुणसूत्र की संरचना ऐसी बताई मैंने, नीट में यही डायग्राम बना हुआ आया भैया, यही डायग्राम। फिर सुन लो, प्रत्येक गुणसूत्र को जो एनसीईआरटी में ऐसा बना रखा है, हम ऐसा बना रहे भैया, समझने के लिए, नीट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। एक गुणसूत्र में दो भुजाएं होती है, दो भुजाओं का नाम क्या है भैया? अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड। फिर बताया भैया दोनों गुणसूत्रों के भुजाओं के बीच में, क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है? एक संकीर्ण भाग है, प्राथमिक संकीर्णन, जहां क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक कण होता है, काइनेटोकोर। फिर गुणसूत्र के बाहर एक झिल्ली होती है, पेलिकल झिल्ली। अंदर दो धागे होते हैं भैया, दो धागे कौन से? क्रोमोनिमा। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? क्रोमोनीमेटा। इसके ऊपर रंग बिरंगे कण पाए जाते हैं, कणों का नाम है क्रोमोमियर या वर्णकणिका। ये क्रोमोमियर या वर्णकणिका। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? जीन। और जीन क्या होता है भैया? डीएनए का अंश। पूरा नहीं हुआ भैया, अभी समझना है। बड़े आगे देखो, अब गौर करना भैया वापस से आगे। अब इसके बाद की बात है भैया, जो ये गुणसूत्र की एक भुजा नीचे, एक किसी भी एक भुजा में बोल देते भैया, एक भुजा में देखो यहां पर एक क्या हुआ, ये इस तरह की संरचना बना रहे हैं ये। अब देखो गुणसूत्र की दो भुजाओं में ये तो था प्राथमिक संकीर्णन, ये दोबारा सिकुड़ रहा है भैया, दोबारा सिकुड़ रहा है। तो भैया इसका नाम जो है यहां पर, इसका नाम है द्वितीयक संकीर्णन। ये द्वितीयक संकीर्णन, ये वाला
यानी इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ये वाला, ये द्वितीयक संकीर्ण दूसरी बार सिकुड़ रहा है, और ये जो द्वितीयक संकीर्ण होता है इसके बाद शेष बचा हुआ भाग ये वाला, इसको अलग से शो कर देते भैया। क्या इसमें क्रोमोनिमा इसके अंदर आया? नहीं आया। क्या इसमें डीएनए होगा? नहीं होगा। देखो डीएनए तो यहीं तक ही रह गया। ये द्वितीयक संकीर्ण के बाद जो शेष भाग बचा है भैया, इसको कहते हैं अनुषंग। इसको अनुषंग कहते हैं या इसको कहते हैं सैटेलाइट काय। अब कोई पूछे भैया सैटेलाइट काय क्या होता है, बताओ। सैटेलाइट वहां पता बच्चे लिखे उपग्रह। अरे सैटेलाइट क्या होता है? गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्ण के पश्चात शेष बचा हुआ भाग, द्वितीयक संकीर्ण के बाद शेष बचा हुआ भाग कहलाता है अनुषंग या सैटेलाइट काय। और ऐसा केवल हमारे 46 गुणसूत्रों में से 2 में ही होता है। कोई भी दुनिया में कोशिका हो, जैसे माना 1260 गुणसूत्र है या कम है ज्यादा है, पर भैया द्वितीयक संकीर्ण केवल 2 गुणसूत्रों में होगा। 1260 में से 2। मटर में होते हैं 14 गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र में से मतलब 7 जोड़ी मतलब 14, उसमें से 2। ये सैटेलाइट क्या है? केवल 2 गुणसूत्रों में होता है बस। तो ये सैटेलाइट काय हो गया भैया। एक कोशिका के अंदर 2 ही होते हैं। जैसे मेरे अंदर 46, आपके अंदर 46 है, तो उसमें से कितने गुणसूत्र? 2। उनमें होता है सैटेलाइट काय। और सैटेलाइट काय होता क्या है? द्वितीयक संकीर्ण के पश्चात गुणसूत्र का शेष भाग ये वाला, इसका नाम है अनुषंग। जिस गुणसूत्र में ये पाया जाता है, 2 में पाया जाता है, तो ऐसे गुणसूत्र का नाम है भैया सेट या सैटेलाइट गुणसूत्र। भैया दोबारा तो गुड मॉर्निंग नहीं करे ना, गुड मॉर्निंग तो पहले ही होगी थी। ध्यान देना यार, बहुत मतलब बहुत ये लेसन ऐसा है जिसमें क्या बच्चे रोने लग जाते हैं। देखो 15 दिन हो गए, 15वां लेक्चर है। समय तो लगता है लेकिन बहुत सारी बातें ऐसे भैया कंठस्थ कर लेना। कोई भी समस्या हो पेज में लिख के व्हाट्सएप पे पूछ लेना भैया। हर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया, तो उसके जवाब देते हैं अपन। ध्यान देना भी है इसके अंदर। अब देखो इसको क्या बता रहे भैया, किसी गुणसूत्र में 2 भुजाएं हो गई, क्रोमेटिड हो गया। फिर उसके अंदर बीच में क्या होगा? बीच में संकीर्ण भाग होता है प्राथमिक संकीर्ण, जहाँ क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क या कण पाया जाता है काइनेटोकोर। फिर गुणसूत्र की झिल्ली का नाम है पेलिकल झिल्ली। फिर उसके अंदर 2 धागे होते हैं क्रोमोनिमा, दोनों को मिला के कहते हैं क्रोमोनिमेटा। उसके ऊपर कण पाए जाते हैं क्रोमोमियर या वर्णकणिका। फिर इस क्रोमोमियर के अंदर क्या होता है? जीन। जीन क्या होता है? डीएनए का अंश। और डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। फिर जितने भी गुणसूत्र चाहे 100 हैं 200 हैं, अपने अंदर तो 46 ही है भी आपके मेरे अंदर, उसमें से 2 गुणसूत्र स्पेशल होते हैं जहां पर द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, ये द्वितीयक संकीर्ण। और इसके बाद शेष बचा हुआ भाग होता है अनुषंग या सैटेलाइट काय। इसका नाम ऐसे गुणसूत्र का जिसमें ये पाया जाता है उसको होते हैं सेट या सैटेलाइट गुणसूत्र। ऐसा केवल प्रत्येक कोशिका में 2 ही होते हैं भैया, 2 ही होते हैं। अब जो भैया ये द्वितीयक संकीर्ण है, यहाँ पर इस द्वितीयक संकीर्ण के ऊपर एक विशेष संरचना बता रहा हूं भैया। देखो इस तरह से एक विशेष संरचना बता रहा हूं। देखो डार्क कर दिए मैंने। ये द्वितीयक संकीर्ण वो क्षेत्र है जहां पर आपने केंद्रक के अंदर केंद्रिका पढ़ी थी क्या? देखो ये कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रिका। ये केंद्रिका बनाता है द्वितीयक संकीर्ण। देखो प्राथमिक संकीर्ण पे सेंट्रोमियर, द्वितीयक संकीर्ण पे क्या? इसका नाम है भैया, इस वाले को कहते हैं केंद्रिका संगठक क्षेत्र। ये केंद्रिका संगठक क्षेत्र, या इसको कहते हैं भैया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मतलब द्वितीयक संकीर्ण जो होता है इसके बाद शेष बचा हुआ भाग तो अनुषंग या सैटेलाइट का है। लेकिन भैया ये केवल किसी कोशिका में 2 में ही होता है।
और जहाँ द्वितीयक संघटन होता है वहां क्या है भैया, वहां बनता है केंद्रिका, बनती है केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक में कणिक, केंद्रिका, इस जगह बनती है। तो बताओ द्वितीयक संघटन पर क्या बनता है, केंद्रिका। ये केंद्रिका बन गई, इसका नाम है केंद्रिका संघटक क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। इसका काम है केंद्रिका का निर्माण। देख लो, कोई दिक्कत हो भैया। एक चीज और बची, कौन सी, ये जो गुणसूत्र दिख रहे हैं भैया, इस गुणसूत्र के अंतिम सिरे दोनों तरफ, दोनों सिरे चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों सिरों को एक नाम दे रहे हैं भैया, टीलोमियर, या इसको कहते हैं भैया अंत्य, अंत्य सिरा। अरे अंतिम सिरा है ये टीलोमियर। गुणसूत्र के दोनों सिरों का नाम है टीलोमियर। और टीलोमियर जो होता है आयु के बढ़ने के साथ साथ छोटा हो जाता है, यानी गुणसूत्र घिस घिस के छोटा होता जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। टीलोमियर कम होता जाएगा, वृद्ध अवस्था बढ़ती जाएगी। तो बताओ भैया टीलोमियर का घिसना कम होना क्या होगा, वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर। जैसे मेरी उम्र होगी भैया 45-46 साल होगी, अब इसके बाद क्या होगा भैया, ये टीलोमियर कम होता जाएगा, वृद्ध अवस्था आती जाएगी, यही होता है। तो भैया देखो, किसी भी गुणसूत्र के अंदर पहला क्या होता है भैया, पहला जो भाग होता है वो होता है अर्ध गुणसूत्र, पहला पार्ट भैया अर्ध गुणसूत्र। फिर दूसरा दे रखा है भी इसके अंदर क्रोमोमियर, ये दूसरा क्रोमोमियर, ये वाला, ये दूसरा भाग। तीसरा भाग दे रखा है भी इसके अंदर सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर तीसरा भाग। और फिर भैया चौथा भाग दे रखा है इसके अंदर द्वितीयक संकीर्ण, ये चौथा भाग। और पांचवा भाग जो दे रखा है भैया द्वितीय संकीर्ण के बाद में, वो है अनुषंग इकाई, ये वाला, ये अनुषंग इकाई। और छठा भाग दे रखा है भैया इसके अंदर, यहां पर ये अंत्यखंड, यहाँ ये वाले, ये एफ। किसी भी देखो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ना है भैया। फिर आप बाद में कहोगे सर क्वेश्चन बना बना के ला रहे हो, बोले सर हमने ये पढ़ा था एनसीईआरटी में, आया हुआ नीट के अंदर पूरा बताया। किसी गुणसूत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, पहला बताओ, पहला भाग क्या था भैया, अर्ध गुणसूत्र। किसी भी गुणसूत्र के अंदर दो भाग होते हैं, दो भाग है, ये पहला ये दूसरा, बताओ इनका नाम क्या है, अर्ध गुणसूत्र। किसी भी गुणसूत्र को दो भागों में बांटा गया है जिसका नाम है अर्ध गुणसूत्र। और अर्ध गुणसूत्र का इंग्लिश में नाम क्या दिया, क्रोमेटिड। और इसके अंदर दो धागे पाए जाते हैं, दो धागों का नाम क्या है, क्रोमोनिमा। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा। हमने नोट्स बना के भेजे, यही लिखा है। गुणसूत्र के माइक्रोस्कोप में देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में गुणसूत्रों को देखोगे तो कौन कौन से भाग होंगे, 6। पहला अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड। तो किसी भी गुणसूत्र में दो भाग होते हैं जिनको कहते हैं अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड। इसके अंदर दो धागे नुमा संरचना पाई जाती है, वो क्रोमोनिमा। दोनों को मिला के क्या कहते हैं, क्रोमोनीमेटा। ये पहला टॉपिक हो गया, कौन सा, अर्ध गुणसूत्र। फिर दूसरा टॉपिक है भैया क्रोमोमियर। तो अंदर जो भैया क्रोमोनिमा होती है, इसके ऊपर रंग बिरंगे कण पाए जाते हैं, रंग बिरंगे कणों को कहते हैं क्रोमोमियर या वर्ण कणिकाएं। ये दूसरा हो गया भैया वर्ण कणिकाएं। और क्रोमोमियर के अंदर क्या होता है भैया, जीन। और जीन क्या होता है, डीएनए का अंश। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला तो अर्ध गुणसूत्र, किसी गुणसूत्र में दो भाग अर्ध गुणसूत्र और उनके अंदर दो धागे क्रोमोनिमा, संयुक्त होने पर क्रोमोनीमेटा। ये पहला टॉपिक हो गया भैया। दूसरा टॉपिक है भैया इसके अंदर क्रोमोमियर। तो क्रोमोनिमा धागे पर रंग बिरंगे कण पाए जाते हैं, क्रोमोमियर। फिर क्रोमोमियर के अंदर क्या होता है भैया, जीन। और जीन क्या होता है, डीएनए का अंश। ये दूसरा भाग भी हो गया भैया क्रोमोमियर। अब तीसरा देखो भैया प्राथमिक संकीर्ण बता रहे थे, वो ये प्राथमिक संकीर्ण सी या सेंट्रोमियर। गुणसूत्र की दो भुजाओं के बीच में एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण। ये सभी गुणसूत्रों में होता है। प्राथमिक संकीर्ण तो सभी गुणसूत्रों में होगा और उसी जगह पे पाया जाता है जहां प्राथमिक संकीर्ण होता है, यहां होता है सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर को गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं भैया, गुणसूत्र बिंदु। तो ये सेंट्रोमियर भी हो गया भैया गुणसूत्र बिंदु। और इसके ऊपर एक विशेष कण पाया जाता है जिसका नाम है काइनेटोकोर।
गुणसूत्र की दो भुजाओं के बीच में संकीर्ण क्षेत्र होता है। प्राथमिक संकीर्ण सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है और इस जगह सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु होता है। फिर उसके ऊपर एक छोटा कण पाया जाता है, बिंब रूपी संरचना, जिसका नाम है काइनेटोकोर। ये तीसरा भी हो गया भैया। अब चौथा भाग कौन सा भैया? द्वितीयक संकीर्ण। द्वितीयक संकीर्ण क्या होता है? किसी भी कोशिका में केवल दो गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्ण के अलावा एक अन्य संकीर्ण भाग पाया जाता है। प्राथमिक तो सभी में होगा, पर दो गुणसूत्र, किसी एक कोशिका में दो गुणसूत्र, तो वहां होता है भैया प्राथमिक के अलावा द्वितीयक संकीर्ण भी होता है। और जहां पर द्वितीयक संकीर्ण होता है तो वहां पर उसका नाम क्या है? केंद्रिका संघटक क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि यहाँ पर केंद्रिका बनती है। तो ये हो गया भैया द्वितीयक संकीर्ण। अरे भैया जितनी भी कोशिका है, एक कोशिका में से 46 या 42 जो भी गुणसूत्र हैं, उसमें से दो गुणसूत्र ऐसे होते हैं जहां क्या पाता है? द्वितीयक संकीर्ण। और यहाँ पर केंद्रिका बनती है, केंद्रिका, तो इसका नाम है केंद्रिका संघटक क्षेत्र या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर हो गया भैया। फिर अगला पढ़ेंगे भैया, पांचवा भाग है अनुषंग या सैटेलाइट। द्वितीयक संकीर्ण के बाद बचा हुआ शेष भाग क्या है भैया? अनुषंग या सैटेलाइट का ही। एक कोशिका में दो गुणसूत्रों में बस, ये सैटेलाइट का हो गया भैया, अनुषंग इकाई। द्वितीयक संकीर्ण के बाद बचा हुआ शेष भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट का है। और इसका जिसमें ये पाया जाता है, ऐसे गुणसूत्र का नाम सेट या सैटेलाइट गुणसूत्र होता है। ये पांचवा भी हो गया भैया। अब छठा क्या है भैया इसके अंदर? छठा है टीलोमियर। गुणसूत्र के दोनों सिरों को, गुणसूत्र के दोनों सिरों को कहते हैं टीलोमियर या अंत्य सिरा। अंत्य सिरा जो आयु के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। आयु के बढ़ने के साथ साथ क्या क्या हो रहा है भैया? कम होता जा रहा है। और ये छोटा होता जाएगा तो भैया वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा है। जैसे में आप तो जवानी की ओर जा रहे बड़े। ये 6 पूरे हो गए भैया। अब सुनना ध्यान से, अभी लेटेस्ट का आते 1990 की बात कर रहे, 90-92 में एक वैज्ञानिक ने एक एंजाइम खोजा भैया, एंजाइम खोजा जिसका नाम है टीलोमेरेज। ये वो एंजाइम है जो वृद्ध अवस्था को आने से रोकेगा। यानी ये टीलोमियर, इसको लगाएंगे ना तो हमारी कोशिकाओं में टीलोमियर नष्ट नहीं होगा। जितना बुढ़ापा आ चुका था उतना आ गया, अब आगे नहीं आएगा भैया। चलो बुढ़ापा रोक दिया, लेकिन भैया बाल तो गिर गए, गंजापन तो आ गया। लेकिन चलो ध्यान दे भैया, एक एंजाइम है टीलोमेरेज, एक वैज्ञानिक था रिचर्ड कोथन, वो अपने नोट्स में नहीं लिखा भैया, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये तो जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं भी किताब की तरह ये पढ़ा के छोड़ देता, तुम्हें क्या पता पड़ता, बाद में गालियां दोगे, इसलिए अभी अपन पहले से ही पूरा पढ़ा रहे। तो भैया टीलोमियर को नष्ट होने से रोकने के लिए कौन सा एंजाइम है? टीलोमेरेज। अब यह गुणसूत्र की पूरी संरचना हो गई है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और बुढ़ापे को रोकने वाला एंजाइम कौन सा था? टीलोमेरेज। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो यार स्क्रीनशॉट, क्या टाइम लगा रहे हो बताओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? चले ध्यान दे भैया। अब स्क्रीनशॉट के बाद में भैया कुछ बातें बोल रहा हूं, देखो ध्यान देना अच्छी तरह, वो नोट्स में दे रखी है भाई, नोट्स में तो पूरी चीजें, उसके अलावा तो भैया देखो तुम्हारे को न तो कोई, मैं यूं कह रहा हूँ एलएन के नोट्स पढ़ने, तुम तो अपने नोट्स पढ़ो। 15 साल 20 साल के पेपर तो मैं ही सोल्व करवा रहा हूँ, तुम्हारे को परेशान काय करो। और अब तो एनटीए करवा रहा है जो एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। आगे ध्यान दो। अब बता रहे भैया इसके अंदर खास बात है भैया, सबसे छोटे गुणसूत्र, देखना भैया दिख तो रहा है ना, देखो सबसे छोटे गुणसूत्र की बात करें भैया, सबसे छोटे गुणसूत्र एक पौधे में होते हैं, पौधे का नाम बता रहा हूं भैया,
ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा, ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा सबसे छोटे गुणसूत्र होते हैं भी है इसके अंदर, सबसे छोटे। और सबसे, सॉरी इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, सबसे बड़े आएंगे इसके अंदर। तो सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा, और दूसरा भैया सबसे छोटे गुणसूत्र, सबसे छोटे गुणसूत्र भैया ये होते हैं कवक और पक्षी में। बताओ सबसे बड़े गुणसूत्र कौन से भी है, किसमें है? ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा पौधे का नाम। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं भैया? कवक और पक्षी, कवक और पक्षी में होते हैं भैया। फिर तीसरा पॉइंट, पौधों में सबसे कम गुणसूत्र। अब पौधों में सबसे कम गुणसूत्र बता रहे भैया। यदि पौधों में सबसे कम आएंगे, देखो बड़े हो गए, छोटे हो गए, अब सबसे कम गुणसूत्र, इसका नाम है भैया हेप्लोपेपस ग्रेसिलिया। इसका नाम है भैया हेप्लोपेपस ग्रेसिलिया। ये सबसे छोटे बता रहे भैया, प्लस सबसे कम। भैया ध्यान देते जाना, देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो लेकिन ये ध्यान तो देना पड़ेगा भैया। देखो यहां बता रहे हैं, देखो क्या, सबसे बड़े गुणसूत्र ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा, सबसे छोटे कवक और पक्षियों में होते हैं भैया। ये सबसे छोटे जो होंगे भैया ये होंगे पक्षी और कवक में। और फिर बता रहे भैया सबसे कम गुणसूत्र बता रहे भैया। बताओ सबसे कम किसमें होंगे? पौधे बताइए सबसे कम, पौधों में सबसे कम होते हैं भैया किसके अंदर? ये होते हैं भैया हेप्लोपेपस ग्रेसिलिया। फिर बताएंगे भाई चौथा पॉइंट, सबसे अधिक गुणसूत्र, सबसे अधिक गुणसूत्र पौधों में ही बता रहे भैया, पौधों में ये होता है भैया सबसे जो अधिक गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम भैया एक है ना टेरिडोफाइटा का पौधा है, फर्न बोलते हैं, फर्न। ओफियोग्लोसम है, इसमें होते हैं भैया 1260, 1260 होते हैं भैया। और सबसे कम वाले में होते हैं 4। फिर देख लो भैया सबसे बड़े गुणसूत्र ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा पौधे में, सबसे छोटे गुणसूत्र पक्षी और कवक में, सबसे कम गुणसूत्र पौधों में बताएंगे तो हेप्लोपेपस ग्रेसिलिया, और सबसे अधिक गुणसूत्र पौधों में बताएंगे तो ओफियोग्लोसम में भैया 1260 गुणसूत्र, एक कोशिका में 1260। और भैया हेप्लोपेपस में एक कोशिका में केवल 4। अब अगला सुने, जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र। तो भैया जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र, अब भैया जंतुओं में जो सबसे कम होते हैं ना भैया ये होते हैं भैया राउंड वर्म के अंदर। अरे राउंड वर्म का अर्थ है गोल कृमि, यानी कि इसका नाम है एस्केरिस, एस्केरिस। और केवल 2। बताओ शर्म ही नहीं है, जंतुओं का नाम डुबो दिया, जंतुओं का नाम डुबो दिया भैया। और भैया जंतुओं में सबसे अधिक, अब भैया जंतुओं में जो सबसे अधिक आएंगे ना इसको भी ध्यान देना भैया, रेडियोलेरिया बता रहे हैं इसमें सबसे अधिक गुणसूत्र, ये होता है भैया रेडियोलेरिया, या इसका नाम है ओलाकेंथा। दिख तो रहा है ना भैया, थोड़ा नीचे आ गया मैं। और इसमें होते हैं भैया 1600। फिर सुन लो, देखो गुणसूत्र की संरचना होगी, अब संख्या की बात कर लेते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र, सबसे छोटे भैया पक्षी और कवक में, सबसे बड़े गुणसूत्र ट्रिलियम ग्रांडिफ्लोरा। और फिर बताए पौधों में सबसे कम गुणसूत्र हेप्लोपेपस ग्रेसिलिया में 4। पौधों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र ओफियोग्लोसम 1260। ये गुणसूत्रों की संख्या एक कोशिका की बात कर रहे हैं।
जंतुओं में सबसे कम गुण से राउंड वर्म एक्स के रेस में 2, और भैया जंतुओं में सबसे अधिक रेडियोलेरिया ओलोकेंथा में 1600। देख लो भैया, इसका भी वैसे नोट्स भेज रखे हैं यार, काय को परेशान हो रहे हो। शेष कल पढ़ेंगे, आज के लिए बहुत है, टाइम भी हो गया भैया, 9-10 हो रहे, 9, 7, 8 तो ही रहे, बहुत है आज के लिए। 8-5 पे भैया आप यही टाइम रखेंगे, किसी को परेशानी तो बता देना, नहीं तो टाइम तो फिर यही सेट हो रहा है। लेकिन भैया वो पूरे साल भर तुम्हारे को जो पढ़ा रहे ना फिजिक्स केमिस्ट्री, उनसे पूछ लेना, एक पढ़ाएगा सवेरे 6 बजे, एक पढ़ाएगा 8 से 10, तो अपना टाइम तो पूरे साल भर, यदि आप कोचिंग पढ़ने आओगे जब भी खुलेंगे, अभी तो 1 महीना नहीं खुल रहे हैं भैया, 1 महीने में तो अपन 2-3 लेसन पढ़ लेंगे, और बल्कि ज़्यादा हो जाएंगे, 1 महीने में 3 या 4। तो जब तक तो भैया एक ऐसा टाइम रखें, प्रीमियम टाइम, जहाँ पे सभी को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उस वाले टाइम में तो क्या है, तुम्हारे केमिस्ट्री वाले परेशान करने लग गए थे तुम्हारे को। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए सभी का भला हो यार अपनी तरफ से, ठीक है भैया। ध्यान से पढ़ना भैया, और अभी महीना भर तो तुम्हारे को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, 31 अक्टूबर तक, तो महीना 100 महीना, ठीक है। बाय।